दोस्तों आज का वीडियो शुरू करेंगे हर बार की तरह दो कहावतों के साथ। पहली कहावत है, अटका बनिया दे उधार। इसका मतलब है कि अगर हमारे ऊपर जब तक कोई प्रेशर नहीं पड़ता या कोई दबाव नहीं पड़ता, हम वो कार्य नहीं करते। एक दूसरी कहावत है, बिन रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। इसका मतलब कि जब तक हमारे पास या हमारे ऊपर कोई समस्या है और हम उसको नहीं बताते या उसको हम एक्सप्रेस नहीं करते किसी को, तो तब तक उस समस्या का कोई भी निवारण नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, आज हम फाइनल एक वीडियो बनाना चाहते थे इस धनी लोन के ऊपर, क्योंकि मार्केट में अब तक इतने वीडियो बन चुके हैं, इतनी तरह की बातें हो चुकी हैं। इस बात को बहुत लंबा खींचा जा रहा है और लंबा खींचने का केवल एक ही कारण है कि अपने व्यूज बढ़ाना है। तो दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि इस पॉइंट को इतना लंबा खींचा जाए। हाँ, अगर किसी को आगे समस्या आ रही है तो वो वैसे हमसे पूछता रहे, वैसा सलाह लेता रहे, या जो हमसे कार्रवाई बन पड़ सकती है उनकी हेल्प करने के लिए, वो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेन जो ये टॉपिक हैं, तो मैं चाहता हूं आज के इस वीडियो के अंदर खास तौर से जो लीगल पॉइंट हैं, जो एसएमएस आ रहे हैं लीगल के या नोटिस आ रहे हैं, कुछ को अब लोगों को फिजिकल नोटिस आने स्टार्ट हो गए हैं, तो इसके बारे में लोगों को अब ज़्यादा परेशानी हो रही है कि सर हमारे पास ये इस तरह के अब फिजिकल नोटिस भी आने लगे हैं, व्हाट्सएप पे आने लगे हैं। इसको हम पहचाने कैसे कि असली है या नकली है। चलिए दोस्तों, मैं इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने अब तक मेरे पास नियर अबाउट 600-700 मैसेज का मैं रिप्लाई कर चुका हूँ, और कॉल का तो मुझे कुछ आइडिया नहीं मैं कितनी कॉल का रिप्लाई कर चुका हूँ। तो उन सब क्वेश्चनों को देखते हुए मैंने जो पॉइंट्स अभी इकट्ठे किए, और मैं सोचता हूँ अगर मैं इन पॉइंट्स के आपको जवाब दे देता हूँ तो शायद आपको इस बारे में किसी से ना पूछना पड़े, और शायद इस चक्कर में कोई दूसरा वीडियो आपको ना देखना पड़े। देखिए दोस्तों, मैं आपको आज जो पॉइंट बता रहा हूँ उनको आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तो शायद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वीडियो को बीच बीच में स्किप करके देखते हैं तो एक एक पॉइंट छूटता चला जाएगा, फिर आप मुझसे क्या दूसरे लोगों से ही पूछेंगे, सर इसमें मैं क्या करूं, इसमें मैं क्या करूं। तो आपसे गुजारिश है, अगर वाकई में आप धनी से परेशान हैं और इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं, या रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहे हैं, तो उनसे आप कैसे बच सकते हैं या उनसे कैसा सामना कर सकते हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, और शायद ये पॉइंट आपके सभी वो पॉइंट हैं जिसके ऊपर आप परेशान हो रहे हैं। लोगों के मन में एक ही चीज आती है कि क्या वाकई में ही धनी हमारे पर लीगल केस कर सकता है, कि जैसे बाकी यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि नहीं, कोई से लीगल केस नहीं हो सकता, कोई पनिशमेंट नहीं मिल सकती। तो मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में कि क्या इस पे लीगल एक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, या कोई पनिशमेंट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, और इसके अंदर कितनी तरह के लीगल केस लोन के ऊपर हमारे ऊपर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या हमें ये झूठ बताया जा रहा है, इसका मैं आपको आज खुलासा कर दूंगा। एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है जो लोगों के मन में आता है, खास तौर से इस धनी ऐप की वजह से नहीं, और भी लोन की वजह से, क्या हमें इस केस के अंदर अगर हमने लोन नहीं चुकाया है तो क्या हमें जेल हो सकती है, हमारे ऊपर एफआईआर हो सकती है, पुलिस हमें अरेस्ट कर सकती है। इस बात का भी मैं आपको आगे खुलासा कर देता हूँ। दूसरा, कि लोन डिफॉल्ट करना क्या सर एक क्रिमिनल ऑफेंस है, यानी कि एक आपराधिक मामला है। एक सबसे बड़ी बात जो लोगों से पूछ रहे हैं, हाँ उनको पूछनी भी चाहिए, वो जरूरी है कि आपके इस लोन डिफॉल्ट के अंदर जो बैंक या कंपनियां जो आपके ऊपर आपको दबाव बना रही हैं, रिकवरी एजेंट के थ्रू बना रही हैं या लीगल नोटिस के थ्रू बना रही हैं, तो इसमें आपके क्या अधिकार हैं। दोस्तों, इन सभी बातों का मैं आज जवाब दूंगा इस फाइनल वीडियो में। और अगर इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में रह जाता है तो आप बेशक मेरे को मैसेज करके या मेरे को कॉल करके आप मेरे से बात करके उस समस्या को सुलझा सकते हैं। लेकिन वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो आपको ये पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा, और शायद आप एक चैन की नींद सो पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सागर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बैंक कीड़ा पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक आज अलग से मैं एक बात कहना चाहूँगा। मैं इतने लोगों को सलाह दे रहा हूँ, इतने लोगों के फ़ोन अटेंड कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भी जवाब दे रहा हूँ, और सबको ऐसा नहीं है कि खाली 1-2 मिनट बात कर रहा हूँ, कोई कोई तुमसे आधा एक घंटा पूरा बात कर रहा है। मैं सबको जवाब दे रहा हूँ और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर तरीके से मैं हेल्प कर पाऊँ। लेकिन कुछ मैंने चीज़ें, मेरे जो पिछले महीने जो वीडियो जितने भी निकले हैं उसमें मैंने एक चीज़ नोट की है कि आप मेरा वीडियो जरूर देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखिए दोस्तों,
मैं ये नहीं कहता कि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ केवल सब्सक्राइब करने के लिए बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मुझे कुछ हौसला मिलेगा और शायद मैं आपके लिए कुछ और ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर पाऊँ। चलिए दोस्तों, वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आज, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि वही कमेंट मुझे आगे इंस्पिरेशन देंगे कि मैं किस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम जो मैंने आपको अभी तक मैंने पॉइंट बताए उनको एक एक करके मैं आपको जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। चलिए शुरू करते हैं कि ये लीगल एक्शन और जो पनिशमेंट की बात मैंने आपको स्टार्टिंग में कही कि क्या ये कंपनियां कर सकती हैं। देखिए, बड़ी क्लियर सी बात बता देता हूँ आपको सर, में चाहे कोई नोटिस आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम बात उसकी अलग करेंगे। लेकिन जितने भी ये छोटे लोन हैं 5, 10, 15 हज़ार, 20 हज़ार रुपये तक के, इस पे कोई भी बैंक या कोई भी NBFC 90.90% कभी केस नहीं करता है। उसके लिए आपको लीगल हरासमेंट जरूर दी जा सकती है, चाहे वो नोटिस के थ्रू हो, चाहे वो लोक अदालत के थ्रू हो, लेकिन इसके ऊपर आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपके उन डॉक्यूमेंट में कोई छेड़खानी है तो उसके ऊपर एक प्रोसीजर अलग से होता है। लेकिन अगर आप जेन्युइन हैं और आपने जेन्युइन तरीके से लोन लिया है, आप उसको चुका नहीं पा रहे हैं या आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, इस वजह से आप लोन को नहीं भर रहे हैं, लेकिन आप रिकवरी एजेंट की, बैंक की तरफ से, NBFC की तरफ से आप हरासमेंट झेल रहे हैं, तो इस कंडीशन में 101% आप पेपर पे लिख लीजिए, आपके ऊपर कोई भी इस तरह की लीगल कार्रवाई नहीं होगी, ना ही कोई आपको पनिशमेंट मिलेगा। बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरह के आप दूसरे ऐप से या किसी बैंक से लोन ले रहे हैं तो आपके जितने भी डाउट्स हैं इन लोन ऐप्स के या बैंक की तरफ से, वो आपको पूरे क्लियर हो जाए। देखिए, जितने भी 5, 10 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार के लोन है, पहले तो उस पर कोई केस नहीं होता है। अगर कोई लोन बड़ा है या उसके अंदर बैंक को लगता है कि भाई ये पैसा है इनके पास और ये देना नहीं चाह रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं विलफुल डिफॉल्टर। तो बैंक इस कंडीशन में आपके ऊपर एक बार को कार्रवाई कर सकता है, लेकिन वो छोटे लोन में नहीं होगी, वो बड़े लोनों में होगी। आप घबराइएगा मत कि आप सोचेंगे सर मैं अब तक आपको बताता रहूँगा केस नहीं होगा। मैं अभी वही बात कर रहा हूँ, केस कोई नहीं होगा, लेकिन अगर कोई बड़ा लोन है तो उसके अंदर एक बार को आपके ऊपर सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। सिविल सूट फाइल करना एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, यानी कि बहुत लंबा टाइम लग जाता है, जिसके अंदर बैंक को काफ़ी परेशानियां होती हैं, बैंक का काफ़ी खर्चा होता है, और जो टाइम खराब होता है वो अलग है। तो बैंक कभी नहीं चाहता कि ऐसी कोई भी लीगल कार्रवाई क्लाइंट के साथ में की जाए जिससे उसको और नुकसान उठाना पड़े। तो आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि जितने भी छोटे लोन वाले हैं जो जेन्युइन लोन लिया है उनके ऊपर कोई केस नहीं होगा, और जिन्होंने लोन लिया ही नहीं है, जिनके डॉक्यूमेंट का यूज किया गया है, जिनका केवल सिविल खराब किया गया है, उनके ऊपर तो केस होने का मतलब ही नहीं होता। सबसे बड़ी बात आ रही है कि सर सिविल जो ये केस हम बता रहे हैं कि ये किस कंडीशन में हो सकता है। देखिए, मैंने पहले बता दिया कि ये जो कंडीशन है ये केवल ये देखी जाती है कि लोन का अमाउंट क्या है, क्योंकि उसके ऊपर एक फीस लगती है, कोर्ट को फीस पे करनी पड़ती है। मैं पहले अपनी वीडियो में बता चुका हूँ ये बातें कि कोई भी केस करने के लिए बैंक को एक कोर्ट के अंदर जो अमाउंट उन्होंने फाइनल कोर्ट दिया हुआ है कि सर हमें अमाउंट रिकवर करना है पार्टी से, तो उसके ऊपर एक 2-2.5% से लेकर 3-4% के बीच में उनको फीस पे करनी पड़ेगी, प्लस उसके साथ में जो लीगलिटी जो एडवोकेट होगा उसके लिए भी उनको फीस पे करनी पड़ेगी। तो आप ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि इस तरह की आपके साथ कोई दुर्घटना या ऐसी कार्रवाई कोई हो सकती है। एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि क्या सर मेरे को जेल हो सकती है, क्या मेरे ऊपर कोई FIR हो सकती है। तो सर मैं आपको यहाँ एक बड़े खुले शब्दों में कह दूँ कि जितने भी इनसिक्योर लोन हैं, इनसिक्योर मतलब जिसके ऊपर आपने कोई बैंक को गारंटी नहीं दी हुई, यानी कि आपने कोई गोल्ड नहीं रखा हुआ है, कोई प्रॉपर्टी नहीं रखी हुई है, कोई गाड़ी का लोन नहीं है, तो उन केसों के अंदर कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं हो सकती, यानी कि कोई भी क्रिमिनल केस नहीं हो सकता। केवल उसके ऊपर अगर कोई बड़ा लोन है और वो इनसिक्योर है तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एक सिविल कोर्ट के थ्रू आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। एक इसके लिए सिविल कोर्ट का प्रोसीजर बना था 1908 के अंदर, जिसके अंदर हम सिविल कोर्ट के थ्रू केस डाल सकते हैं, लेकिन इसमें कोई क्रिमिनल केस नहीं लगेगा। क्रिमिनल केस कहाँ पे लगेगा आपके ऊपर कि जहां पर आपने कोई चेक दिया हुआ है। मैंने पहले भी कई बार लोगों को
फोन पे बताया और अपने वीडियो में बताया, अगर आपने किसी बैंक को या धनी को तो आई थिंक मेरे हिसाब से किसी ने नहीं दिया होगा, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी भी बैंक को कोई चेक साइन करके दिया हुआ है या आपने ईसीएस फॉर्म साइन किया हुआ है, तो आपके ऊपर सेक्शन 138 के अंडर केस फाइल हो सकता है, और ये केस क्रिमिनल होता है, जिसके अंदर 2 साल तक की सजा और जुर्माने की जो राशि है उसको डबल करके आपसे लिया जा सकता है। तो ये केवल उनमें होता है जहां पे आपके ऊपर केस लगाया गया है 138 का। 138 का केस लगेगा आपका चेक देने पे या ईसीएस साइन करने पर। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने वो चेक भी दिया हुआ है, चेक भी बाउंस हो गया है या ईसीएस हो गया है, बाउंस हो गया आपका, तो आप सोचेंगे अगर मैंने वाकई में किसी बैंक को या लोन कंपनी को इस तरह की चीजें दी हुई थी और बाउंस हो गई तो क्या वाकई मुझे जेल हो जाएगी? और बैंक कभी भी नहीं चाहता और आरबीआई भी नहीं चाहती कि किसी भी कस्टमर को इस तरीके से हराश किया जाए। एक इसके अंदर जो मेन बात निकल कर आती है कि इसमें कुछ इस तरह के जो लोग होते हैं जो मतलब कि लोन लेने के बावजूद भी बैंक को या एनबीएफसी को डिनाई करते हैं कि मैंने लोन नहीं लिया, जो खास तौर से जो धनी केस के अंदर देखी जा रही है। देखिए, आप कितना ही मना कीजिए, अगर आप जेन्युइन हैं तो आप 101% मत डरिए, लेकिन आप ये सोचते हैं कि इस भीड़ की आड़ में मैं उनसे छुप जाऊंगा, धनी बंद हो जाएगी तो मेरा लोन भी माफ हो जाएगा। पहली बात तो मैं इन लोगों को क्लियर करना देना चाहता हूँ जो यूट्यूबर्स इस तरह के वीडियो बना रहे हैं कि धनी बंद हो जाएगी तो पैसा किसी को नहीं देना पड़ेगा। देखिए, वो अगर धनी बंद हो भी गई, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, बार बार मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि आपकी बात मैं बड़ी करता हूँ कि अगर धनी बंद हो भी गई, चलो आपने लोन भी नहीं दिया, तो बॉस उस मैटर को सिविल से कौन रिमूव करेगा? अब कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि सर कि धनी का जो लोन है सिविल खराब होगा, केवल उस सिविल खराब होने से क्या होता है, कुछ नहीं होगा, नहीं लेंगे लोन। तो शायद मैंने अभी किसी को मैसेज भी किया था, एक यूट्यूबर को, कि वो देखिए, बुरा मानने वाली बात नहीं है, सोच समझ के आप बात को समझिएगा, दिल से समझिएगा कि आज जिस मोबाइल पर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप हमें कमेंट कर रहे हैं, या उस मोबाइल के थ्रू आप एक लोन अप्लाई कर रहे हैं, दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि ये जितने भी आप मोबाइल यूज करें, कितने लोगों ने इसको फाइनेंस कराया है। देखिए, इसके सारे आंकड़े हमारे पास ऑलरेडी हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर फाइनेंस जो होता है मोबाइल्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए, उसके पूरे रिकॉर्ड डेटा होता है। चाहे वो कोई भी कंपनी, चाहे वो बजाज हो, होम क्रेडिट हो, सिटी बैंक हो, कोई भी हो, धनी हो, किसी ने भी फाइनेंस किया हो, सबका डेटा होता है कि हिंदुस्तान के अंदर कितना मोबाइल बिका, कितना फाइनेंस हुआ। तो वो ध्यान रखिएगा कि आज आप जिस मोबाइल से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है वो फाइनेंस का हो। तो आप खुद सोचिए कि एक नॉर्मल इंसान जो एक 20-25 हज़ार रुपये की जॉब कर रहा है, वो आज की डेट में भी 25-30 से ऊपर का मोबाइल लेके घूमता है। तो किसकी वजह से? केवल इन लोन कंपनियों की वजह से। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि लोन कंपनियां सही हैं, मैं केवल एक बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हम जेन्युइन हैं, हम जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं और हमारे साथ में कोई प्रॉब्लम आई है, तो हम उसको अपनी आवाज़ उठा के अपनी बात रख सकते हैं, या इसके द्वारा जो हमें परेशानी हुई है उसका हमें हर्जाना कैसे ले सकें या इनको हम सबक कैसे सिखा सकें, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन आप जानबूझकर अगर ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं सर, मैंने तो मोबाइल फाइनेंस कराया था, अब मैं देना नहीं चाहता, मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस कंडीशन को तभी अपनाइएगा कि तब जब आपको फ्यूचर में कभी किसी बैंक से जरूरत ना पड़े। मैं आपको बार बार आज एक वार्न कर देता हूँ इस चीज़ के लिए सर, आपको शायद बुरा लगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार अपने हर वीडियो में एक बात बोलता हूँ, सर मैं वीडियो पे यूट्यूब पे झूठ नहीं बोलूँगा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा सर। मैं आप मेरा वीडियो देखें या ना देखें, पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन जो सच होगा मैं केवल वो बताऊंगा। अब ये फैसला आपका होगा कि आपको करना क्या है। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे केवल धनी के बारे में। दूसरा एक पॉइंट जो आ रहा है कि हमारे पास जो नोटिस आ रहे हैं, लीगल नोटिस आ रहे हैं, कुछ कोर्ट से आ रहे हैं, कुछ लोक अदालत से आ रहे हैं, कुछ फिजिकल भी आ रहे हैं। जैसे मैंने भी चेक किया, वाकई में कुछ फेक नोटिस बना कर लोगों को भेजे जा रहे हैं। देखिए, लोक अदालत का अगर नोटिस आएगा वो जेन्युइनली वो कोर्ट से आएगा, उसके ऊपर एक स्टैंप लगी होगी, ब्लू कलर की स्टैंप लगी होगी। नोटिस बेशक वो चाहे फोटोकॉपी हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर जो सील होगी वो प्रॉपर एक स्टैंप होगी, ब्लू कलर की स्टैंप होगी, और वो प्रॉपर जो भी आपकी वहाँ पे लोक अदालत है आपके एरिया के अंदर, उसकी तरफ से वो आपको बाई कोरियर या बाई रजिस्टर्ड पोस्ट आपको वो मिलेगा।
अदरवाइज जितने भी ये मैसेज किए जा रहे हैं आपको कि ये लीगल नोटिस है, आप ये यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, ये सब फेक है, इसमें कोई भी जेन्युइन नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों के पास धनी की तरफ से मैसेज आ रहे हैं, एक लीगल नोटिस जो बता रहे हैं लोगों को, लीगल नोटिस नहीं है, वो एक नोटिस है। और उस नोटिस का महत्व क्या है मैं आपको ये समझाया था बड़े क्लियर शब्दों में। तो किसी के ऊपर भी हमें जब केस करना होता है तो एज पर एज गवर्नमेंट लॉ और आरबीआई लॉ के तहत हमें पहले कस्टमर को 2 बार सचेत करना होता है, उसको नोटिस सर्व करना होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 2 नोटिस आने का मतलब आपके ऊपर केस लीगल फाइल हो जाएगा, लेकिन ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि कल को अगर वो कोई ऐसी कार्रवाई, अगर ऐसा कोई लॉ लेके आते हैं या इस तरह की कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, देखिए होगा कुछ भी नहीं इस केस के अंदर, ना ही कोई पनिशमेंट मिलेगा आपको, ना ही कोई जेल मिलेगी, लेकिन आपकी हरासमेंट बढ़ जाएगी। सपोज कीजिए बॉस, देखिए आपको चाहे कोर्ट के अंदर एक बार बुला लिया गया, चाहे आपने वहां पे जज आपको कुछ नहीं कहेगा, खत्म कर देगा सारी कहानी, लेकिन फिर भी आप उस टाइम की अपनी परेशानियों को समझिए कि उस टाइम आपकी हालत क्या होती है, आपकी क्या, सभी क्या। मैं भी चाहूँ अगर आज की डेट में मुझे कोई कोर्ट में बुला लेता, 10 बार मैं सोचूंगा यार पता नहीं क्यों बुला लिया, पता नहीं जज क्या फैसला करेगा, जबकि ऐसे बातें इसके रूप में नहीं होंगी। लेकिन जिस तरह की ये चीजें की जा रही है, धनी की तरफ से जो मैसेज आ रहा है ना, मैं आपको बताऊं वो देखिए, अगर किसी ने पर्टिकुलर एक नंबर से किया है तो वो फेक है। अगर वो कंपनी की तरफ से जो IVR मैसेज होते हैं उस पर लिखा रहा होगा DM या धनी करके लिखा रहा होगा LM, इस तरह के लैंग्वेज से अगर वो मैसेज आ रहा है स्टार्टिंग में, अगर आप उसका नंबर खोल के देखेंगे मैसेज कहाँ से आया तो उसके अंदर आपको नंबर नहीं मिलेगा उसका, उस पर खाली LM या DM इस तरह करके लिखा होगा, तो यानी कि वो एक नोटिस है और वो ओरिजिनल है। यानी कंपनी आपको वार्न कर रही है कि वो इन नोटिस को आगे अपने फ्यूचर के अंदर कभी भी लीगलिटी जो वो कोई चीज चलेंगे तो उसके अंदर इसको एक ही अपना पक्ष रख सकते हैं कि देखिए हमने इनको 2 बार वार्न किया था। चलिए, इसमें कहता हूं यहाँ पे केस भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब बातें भूल जाते हैं। आपने पैसा देना है, अब कॉल आपकी है कि आपको करना क्या है। करना वही है जो आपका दिल चाहेगा। आपको अगर फ्यूचर में बैंक से नाता नहीं रखना, बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो भूल जाइए कौन सी धनी कौन सा पैसा, मैंने तो नहीं लिया। कई लोग मेरे को इस तरह के मैसेज कर लेंगे, सर मैं तो इस ऐप से भी लिया था, मैंने उस ऐप से भी लिया था, अब फंस गया हूँ। देखिए वो सी तो सब जानते हैं कि सभी इसके सताए हुए हैं, लेकिन जेनुअनली सताए हुए बहुत ही कम लोग हैं। ज़्यादातर तो एक लोन को चुकाने के लिए दूसरे से लोन लिए जा रहे हैं, तीसरे से लोन लिए जा रहे हैं, उस चक्कर में वो फंसते जा रहे हैं। तो हमारा काम उन फंसे हुए लोगों को उससे निकालना है, उनकी सहायता करना है, और एक शिक्षा देनी है कि सर जो हो गया हम उसको भूल जाते हैं, लेकिन आगे के लिए हम सतर्क हो जाते हैं। ये तो सब छोटे लोग हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आएगी, ये तो क्लियर है। और मैं आपको दावा कर रहा हूँ, मैं आपको बल्कि सपोर्ट कर रहा हूँ, कभी किसी के ऊपर ऐसा कर लिया, वाकई में कभी कोई लीगल केस ऐसा आ जाता है, तब मुझे एक बार याद करके देखेगा, मैं आपके किसी भी सिटी में बैठा हूँ, मैं आपको पूरी हेल्प करके दूंगा, चाहे वो लीगल हो चाहे वो रिकवरी सूट हो। आपको किसी भी नई लोन ऐप के चक्कर में नहीं फंसना है, आप इससे बिल्कुल दूर रहिए। कोई लोन लेना है प्रॉपर एक किसी बैंक से लीजिए, NBFC रजिस्टर्ड से लीजिए, किसी भी फेक लोन जो ऐप चल रही हैं मार्केट में उनसे तो लोन भूल कर भी मत लीजिए। देखिए वो आपका सिविल भी खराब नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या है कि आपकी पर्सनल जो इमेज है या जो आपके समाज में इज्जत है उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं NBFC के थ्रू और जो आपको लोन प्रोवाइड कर रही हैं, ये केवल सबसे मेन जो चीज़ आपकी खराब कर सकते हैं वो आपका सिविल खराब कर सकते हैं, इससे अलावा ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस बात को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा कि इन्होंने तो बोल दिया, वाकई में अब तो कोई केस कर ही नहीं सकता, केवल ये सिविल खराब कर सकते हैं, मैं बिल्कुल निश्चित हो जाऊँ। लेकिन इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि लोगों के ऊपर अभी ऐसा कोई एक्शन इसलिए नहीं हुआ है, उसका कारण मैं बता दूं क्यों नहीं हुआ है। क्योंकि जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो कह रहे हैं सर देखो 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हुआ, कुछ नहीं हुआ, केवल 4 महीने से बेफालतू के मैसेज किए जा रहे हैं, हड़काए जा रहे हैं, होना कुछ नहीं। मैं भी मानता हूँ होना कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ केस ऐसे हैं जिन्होंने जानबूझकर फ्रॉड किया और वो कंपनी की नज़र में आ चुके हैं, कंपनी उनको आइडेंटिफाई कर चुकी है। कुछ ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई किया जा चुका है कि जिन्होंने लोन लेने के लिए दूसरों का डॉक्यूमेंट का उपयोग किया। प्लस
जिनके जो लोन हैं, छोटे लोन के अलावा जो बड़े लोन हैं, जिनके 50-60 हज़ार लाख रुपए तक के, 2 लाख 3 लाख तक के लोन हैं, तो वो उनको खास तौर से आगे सतर्क करने की जरूरत है। अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आ रहा है, डायरेक्ट मैसेज आ रहा है अगर बैंक से, एनबीएफसी से, धनी की तरफ से, या कोई प्रॉपर आपको लीगल नोटिस आया है, तो उसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि धनी क्या, मतलब कोई भी लोन ऐप जो होती है, आपके ऊपर कोई भी लीगल सूट फाइल करने से पहले आरबीआई की तरफ से, कोर्ट की तरफ से एक टाइम लिमिट सेट की गई है, उससे पहले वो केस फाइल नहीं कर सकते। तो शायद अभी तक लोगों को केवल यही लग रहा है कि इतने 3-4 महीने हो चुके हैं जनवरी से लेकर अब तक, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, आगे भी ऐसा कुछ नहीं होगा और धनी बंद हो जाएगी। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, तो वो धनी बंद नहीं होगी। अगर मान को हो भी जाती है तो ये जितनी भी ये पेंडेंसी है ये खत्म नहीं होगी, ये लोन माफ नहीं होगा, क्योंकि ये एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, कोई चाइनीज या फ्रॉड लोन ऐप नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक क्यों नहीं हुआ और आगे क्यों हो सकता है। देखिए, किसी भी अमाउंट को लेकर अगर हमें किसी कोर्ट के अंदर केस फाइल करना है किसी कस्टमर के अगेंस्ट, तो उसके लिए बैंक की तरफ से एक डेट सेट की गई है कि कस्टमर का लोन पहले एनपी होना चाहिए, राइट ऑफ होना चाहिए। एनपी का मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट, यानी कि आपका अकाउंट अब बिल्कुल डेड हो चुका है किस्म से, यानी कि आप उसमें पैसा नहीं दे रहे हैं, बैंक ने आपको इतनी बार इन्फॉर्म किया लेकिन आपसे पैसा नहीं आ रहा है। और उसके बाद आपका अकाउंट होता है राइट ऑफ, जहां बैंक आपके अमाउंट को लॉस बुक शो करता है। इस टोटल टाइम जो लगता है इस प्रक्रिया के अंदर, वो लगता है पूरे 6 महीने का, यानी कि 180 डेज। जब 180 दिन पूरे हो जाते हैं तो 180 दिन के बाद आपका अकाउंट होता है राइट ऑफ। राइट ऑफ होने के बाद बैंक के पास या एनबीएफसी जो रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं, उनके पास पूरी लीगल अथॉरिटी होती है कि वो आपके ऊपर केस फाइल कर सकें। देखिए, इसमें कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा, लेकिन जिनके बड़े अमाउंट हैं उनके ऊपर एक बार को सिविल सूट फाइल हो सकता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सिविल प्रोसीजर सूट है 1908, जिसके थ्रू अगर आपके ईसीएस वगैरह भी नहीं दिए हैं आपने और चेक भी नहीं दिए हैं, तब भी वो आपके ऊपर केस फाइल कर सकती हैं और लीगली आपको वो कोर्ट के अंदर बुला सकती हैं। वैसे बैंक और एनबीएफसी इस प्रक्रिया से दूर रहना चाहती हैं, बचना चाहती हैं, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन ने भी उनको इस बारे में सचेत किया गया है कि अगर कस्टमर की कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले उसकी प्रॉब्लम को देखेंगे। जनरली प्रॉब्लम है, उसकी कोई नौकरी चली गई है, कोई धंधा था उसका वो बंद हो गया है, या उसके साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो गई है जिससे कि उसकी फिजिकल डैमेज हो गई है, वो आगे काम नहीं कर पा रहा है। इस तरह की जितनी भी ऐसी टर्म्स कंडीशन आती हैं, अगर उस स्थिति में कस्टमर है तो आप उसके ऊपर सिविल केस भी फाइल नहीं कर सकते। ये सारे प्रावधान हैं। इसके लिए देखिए, मैं साइड स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे, इसके अंदर आरबीआई की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी है, पूरी डेट है, पूरा पीडीएफ है। अगर ये पीडीएफ किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप करके वो ले सकता है। ये आरबीआई की गाइडलाइन बता रहा हूँ मैं आपको कि आरबीआई ने क्या कहा है इस चीज के लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं धनी की तरफ बात, मैंने आपको धनी के पहले भी आपको मैंने पीडीएफ दी है, धनी की टर्म्स कंडीशन थी। अब मैं आरबीआई की बात कर रहा हूँ कि आरबीआई की तरफ से क्या नोटिफिकेशन है। जो चीज मैंने पहले बताई है वही आरबीआई की गाइडलाइन में लिखी है। अब इस आरबीआई की जो गाइडलाइन है, मैं इसका लिंक नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको डायरेक्ट वहां से क्लिक करके आरबीआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट करके इजीली उसको पढ़ सकते हैं, या किसी भी भाषा में आप उसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। एक मेरे को एक मैसेज कंटिन्यू आया जा रहा है इस चीज़ के लिए और मैं उनको रिप्लाई भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मतलब वो उसका जवाब ना देके मुझे उल्टी सीधी बातें पूछने में लगे हैं। लेकिन मैं देखो उनके क्वेश्चन का इस वीडियो में जवाब दे रहा हूँ। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि सर आपको क्या मालूम कि जिसने धनी से लोन लिया है उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, उससे पूछो। तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है, कि सर इन्होंने बेवजह हमारी लिमिट बंद कर दी, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। पहली बात, चलो माना सर कि उन्होंने लिमिट बंद कर दी है, तो मैं उन सज्जन को मैं ऑनलाइन अब जवाब दे रहा हूँ और उनसे मैंने पूछा भी कमेंट के अंदर कि सर आपने ये जानने की कोशिश की कि आपकी वो लिमिट क्यों फ्रीज कर दी गई। उन्होंने बोला कि सर 100 लोगों में से 99 लोगों की लिमिट फ्रीज कर दी गई। मैं कहता हूँ आपकी बात बड़ी करता हूँ, वाकई में कर दी गई होगी, लेकिन आपने किसी ने भी ये नहीं सोचा कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि धनी ने सबकी लिमिट को फ्रीज कर दिया गया। कुछ फेक यूट्यूबर ने क्या बोला कि धनी के पास पैसा खत्म हो गया है, वो सैलरी नहीं दे पा रही है, इन्होंने एम्प्लॉइयों को निकाला।
इसलिए सबकी लिमिट फ्रीज कर दी कि जिससे आगे उनको पैसा ना देना पड़े, उन्हें वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। बॉस ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। जो फैक्ट है मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। उसके दो कारण हैं। पहला कारण था कि जो गलत तरीके से लोगों के डॉक्यूमेंट उठाकर या इधर उधर से निकाल कर उनके ऊपर लोन लिया गया। एक तो ये कारण था कि उसको लिमिट को फ्रीज कर दिया गया कि जिससे जो अब तक नुकसान हो चुका है या किसी कस्टमर के साथ दुर्घटना हो चुकी है वो आगे किसी और के साथ ना हो। पहले इसको हम ठीक करें, इसको आइडेंटिफाई करें, तब जाके हम लोगों को लिमिट द्वारा देना स्टार्ट करें। लेकिन पूरी तरीके से सबकी लिमिट फ्रीज नहीं की थी। 40 से 50% के अंदर उन्होंने सबकी लिमिट फ्रीज कर दी थी। 50% उन्होंने फिर भी खोली हुई थी। बाकी जो लिमिट उन्होंने फ्रीज करी बाद में 30 to 40% और 50 के बाद में, उसका मेन रीजन था कि अगर आप ध्यान से सोचें और ध्यान से कंडीशन को पढ़ें या ध्यान से जब आप याद करें, जब आपने धनी को ऐप को डाउनलोड किया था तो आपको ऐप ने बताया था कि सर आप इससे कोई भी सामान परचेज कर सकते हैं, कहीं भी शॉपिंग कर सकते हैं, पेट्रोल डलवा सकते हैं, कोई बिजली का बिल, टेलीफोन बिल, पोस्टपेड बिल, कोई भी रिचार्ज, इस तरह का आप इससे कहीं भी आप खर्च करें, आपको 3 EMI में पैसा देना पड़ेगा। पहली EMI आपको नेक्स्ट डे देनी होती है और अगली 2 EMI आपको 30 दिन के गैप पे देनी होती है। ये एक फैसिलिटी दी गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी अगर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है या हमें कोई भी ऐसी सहूलियत मिलती है तो उसका हम फायदा कम उठाते हैं, उसका हम अनवांटेड फायदा ज़्यादा उठाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हमने किया क्या, मैं आपको वो बताता हूँ। मैं उसमें अपने आप को भी कह रहा हूँ, मैं ये आपको दोष अकेले नहीं दे रहा कि लोगों ने किया क्या इसके ऊपर। सर वो लिमिट दी गई थी हमें खर्चे के लिए, यूज करने के लिए, रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन लोगों ने क्या किया कि उस पैसे को वॉलेट में ट्रांसफर करना स्टार्ट किया। ऐसी शॉप के ऊपर या ऐसे मतलब मर्चेंट के ऊपर जाके उसको पेमेंट की जहां से उन्होंने उसको कैश विड्रॉ किया। देखिए जैसे यूट्यूब का एक एल्गोरिथम है, वो किसी भी गलत एक्टिविटी को मिनट से पहले पकड़ लेता है, तो ऐसे ही हर कंपनी के अंदर उनका एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है, सब चीज चेक करता है वो कि हमारा पैसा कहाँ कहाँ पर खर्च हो रहा है। जब ये बातें सामने आई कि ये पैसा तो केवल सर वॉलेट में जा रहा है और वॉलेट से ये कैश निकल रहा है, तो धनी का जो मेन मोटो था कि लोगों को एक 0% इंटरेस्ट पे लोन दिया जाए, फीस के नाम पे उसे नाम मात्र जो 250 रुपये से लेके और आपका 580 रुपये की जो सब्सक्रिप्शन फीस थी महीने की, वो आपसे ली जाए। अगर सपोज कीजिए आपसे 580 रुपये महीने का वो ले रहे हैं और आपको 1000 रुपये का महीने में 10,000 खर्च भी कर रहे हैं, तो 580 रुपये इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन लोगों ने उसको यूज कहाँ किया, कैश निकालने में। उनका मेन मोटो क्या था कि अगर आप इससे कोई शॉपिंग करते हैं किसी वेबसाइट से जाके या किसी ऑनलाइन स्टोर पे जाके या कहीं से भी करते हैं, तो उससे उनके एफिलिएट लिंक होते हैं जहां से उनको कुछ परसेंटेज मिलती है। आपने वो उनकी इनकम खत्म कर दी। अब नेचुरल सी बात है, जब इनकम खत्म होगी तो परेशानी तो उनको भी होगी ना, तो इन्वेस्टिगेट तो करेंगे कि पैसा जा कहाँ रहा है, कि भाई जो रेवेन्यू आना था वो रेवेन्यू तो उतना आ नहीं रहा है, तो ये पैसा कहाँ यूज हो रहा है। तो जब इन्वेस्टिगेशन हुई, कंप्लीट हुई, तो उसमें पाया गया कि लोगों ने इस पैसे को वॉलेट के अंदर, किसी ने मोबीक्विक के अंदर, किसी ने पेटीएम के अंदर, किसी ने फोन पे के अंदर, कुछ प्राइवेट मर्चेंट के ऊपर जाके इसको कैश करना स्टार्ट कर दिया। तो मेन इसका एक रीजन ये था। लोग आप यूट्यूब के ऊपर उल्टी सीधी बातें बता रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, इधर फ्री कर दिया गया। तो बस ये देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप भी जानते हैं, जिन्होंने इसको यूज किया है वो अच्छी तरीके से समझ लोगे हाँ कि हमने ऐसा किया है। छोटी सी बात, एक लास्ट आपको एक ही मैसेज दूंगा कि जितने भी छोटे लोन हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। चाहे वो कोई नोटिस आ रहा है, कोर्ट का नोटिस आ रहा है, उन पे कोई ऐसा सिविल सूट भी फाइल नहीं होगा। 101% नहीं होगा बॉस, 101% भी आपके ऊपर ऐसा कोई केस फाइल नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई गाइडलाइन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है। कोई रिकवरी एजेंट आपको हरास कर रहा है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको एक PDF दी हुई है, जिन जिन्होंने संपर्क किया है उसके अंदर आपके पास पूरे राइट्स हैं कि आप रिकवरी एजेंट को किस तरीके से मना कर सकते हैं और किस तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, किस तरीके से आपके पास आ सकता है, कितने टाइम में आ सकता है, कहां पर आ सकता है और क्या बात कर सकता है। ये आरबीआई की गाइडलाइन के अंदर भी मैंने आपको दिया हुआ है और धनी की गाइडलाइन के अंदर भी उन्होंने क्लियर कर रखा है कि हमारा अगर कोई एजेंट आपके पास आता है तो उसकी ये टर्म्स कंडीशन है, वो इस तरीके से आपसे बिहेव करेगा। इसके खिलाफ हो जाता है तो आपके पास पूरे राइट्स हैं कि आप उसके खिलाफ कोई भी पुलिस कार्रवाई कर सकते हैं। सिविल की चिंता नहीं है, लोन मत दीजिए, दूसरों बैंकों से, दूसरी ऐप से जाके खूब पैसा लीजिए सर, खूब उड़ाइए, फिर तो
किसी को पैसा मत दीजिए, कुछ नहीं होगा। मैं तो आपको अभी यही कह रहा हूँ कि आपके साथ ऐसी कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं होगी। अगर आप 10, 20, 25, 30 हज़ार तक का लोन ले रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। पैसा लीजिए और दबा के खर्च कीजिए सर, अगर आपको सिविल की प्रॉब्लम नहीं है तो। जैसे कि कुछ यूट्यूबर्स बता रहे हैं, हमारे अंजेश भाई बताते हैं, अरे सर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सिविल खराब होगा ना, सिविल से कुछ नहीं होता है। देखिए आप तो सर एक ट्यूशन पढ़ा रहे हैं जाके, एक जहाँ भी आप रहते हैं मुझे नहीं मालूम, बिहार के अंदर कहीं रहते हैं, आपने तो अपनी लाइफ जो थी वो एक कंप्लीट कर ली कि आपने जो करना है आपको पता लग गया। लेकिन ये जनरेशन है, जो नई जनरेशन है सर, आज कोई पढ़ाई कर रहा है, मैं इतने लोगों के मैसेज पढ़ रहा हूँ, उनको जवाब दे रहा हूँ, कोई कहीं पे इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है, कोई कर्नाटका में बैठ के कर रहा है, कोई बेंगलोर में कर रहा है, कोई राजस्थान में कर रहा है। उनको आगे कल को फ्यूचर में जॉब करनी है। ये बात आप चाहे गूगल पे सर्च कर लीजिए, किसी बैंकिंग में कंफर्म कर लीजिए। आगे बैंकिंग के अलावा और भी सेक्टर आपकी आइडेंटिफिकेशन को चेक करेंगे सिविल के थ्रू, कि आपका चरित्र देखा जाएगा। किसान जैसे पहले कहता शादी होती थी तो पहले उसकी जन्म कुंडली देखी जाती थी, फिर उसके आसपास मोहल्ले में पता किया जाता था, आसपास के गांवों में पता किया जाता था। तो उसी तरीके से एक किस्म का आपका चरित्र प्रमाण पत्र हो गया है ये, फाइनेंशियली। पर्सनली नहीं कह रहा, आप उसको गलत समझिएगा। ये एक आपका एक फाइनेंशियली चरित्र प्रमाण पत्र है जो आगे आपको फ्यूचर में डिसाइड करेगा कि आप उससे कोई लोन ले पाए या नहीं ले पाए। अगर आपने आज की डेट में सिविल खराब कर लिया अपना, तो आप बिलीव मानिए कि आपका जो सपना होता है ना कि कल को यार मेरे को एक आईफोन 13 लेना है, या मुझे एक बाइक फाइनेंस करानी है, या मुझे एक गाड़ी फाइनेंस करानी है, या मुझे घर फाइनेंस कराना है, या मेरी बहन की शादी है उसके लिए लोन लेना है, या मेरे को घर के कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना है, तो बस यकीन मानिए आपको 1% कोई बैंक या कोई भी NBFC आपको लोन नहीं करेगा। इन केस अगर थोड़ा बहुत किसी ने किया भी एक टर्म्स कंडीशन पे जाकर, तो उसमें जो इंटरेस्ट होगा उससे सीधा 10 का 16% होगा। हम यहाँ पे देखते हैं इस तरह की चीजें, मैं आपको वो बता रहा हूँ। वो भी क्या करेंगे, वो भी एक सिक्योर लोन पे करेंगे। अगर करा तो किसी ने, गारंटी उसकी भी नहीं है, क्योंकि वो रैंडमली इस चीज को सबसे पहले यही चेक करते हैं कि इनका सिविल रिकॉर्ड क्या रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। ध्यान से रहिए, सुरक्षित रहिए, और जाने से पहले वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक एक आपका कमेंट मुझे अगले वीडियो के लिए प्रेरित करता है। और ये आज का जो मैंने वीडियो बनाया था, इसके लिए मैंने एक पोल डाला था अपने यूट्यूब पर, जिसके अंदर मैंने 4 पोल दिए थे कि भाई आपको अगला वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए। तो जो ये मैंने आज वीडियो बनाया है वो इसी के ऊपर था, यही इसके पॉइंट ज़्यादा थे, तो इसके लिए मैंने ऊपर एक वीडियो बना दिया। आगे बढ़ने से पहले और जाने से पहले लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं औरों की तरह यहाँ पे एक यूट्यूब पे केवल पैसा कमाने या व्यूज़ के लिए आया हूँ, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब पे आया हूँ, नेचुरल पैसा भी कमाऊंगा, जब मैं पैसा खर्च करूँगा तो पैसा भी कमाऊंगा, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से ये बाकी के यूट्यूबर्स कर रहे हैं। मुझे टाइम लगेगा, लेकिन मैं साबित कर दूंगा कि मैं आपके लिए बिल्कुल सही चीज़ें आपके सामने रखूंगा। आपको आज बुरी लगेंगी, लेकिन आने वाले टाइम में वही बात आपको सही लगेगी। कहते हैं ना कि सर कोई अगर बीमारी हो ना शरीर के अंदर, तो उस पर दवाई खानी पड़ती है, और जो कहते हैं ना दवाई जल्दी असर करती है वो कड़वी होती है, लेकिन वही कड़वी दवाई आपको जल्दी ठीक करती है। मैं कोई धनी का एजेंट नहीं हूँ, मैं लोगों को बता चुका हूँ, जो मेरे से पर्सनली बात करते हैं मैं इनवाइट करता हूँ लोगों को, बेशक आके मेरे से, दिल्ली में कोई आता है तो दिल्ली में आके मेरे से मिले। आप जितने अपने मददगार हो सकेंगे, आपसे बड़ा मददगार आपका और दूसरा कोई नहीं होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।